हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वांट पर। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है इस साल एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2025 में। बेसिकली ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका ऑफर लेटर आ चुका है ईमेल के थ्रू। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता सकूं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं उसके बाद। बेसिकली तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद आपको फिर से मेल आएगा, फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा, ज्वाइनिंग का ईमेल आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशंस रखना है इसमें। सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में आपका मेन है डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना, जो कि आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट है तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा है पैन कार्ड, आप सभी के पास होगा ही। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने रिसेंटली जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है, जैसे कि ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसका डिग्री सर्टिफिकेट आप जरूर से ले लीजिएगा। उसके बाद है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप जब जॉब से रिलीव हो रहे होंगे तो आपको एक रिलीविंग सर्टिफिकेट दिया होगा, उसको साथ में ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट either from two gazetted officer of government or one such officer and an officer of the bank, in addition to certificate from headmaster, principal of the school, college, class attendant। इस पॉइंट में आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो रिसेंटली आप जो क्वालिफाई किए यानी कॉलेज का, कॉलेज से आपको जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा उसको ले लीजिएगा। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे रहने चाहिए जो गैजेटेड ऑफिसर से रहने चाहिए। या तो दोनों गैजेटेड ऑफिसर के हो सकते हैं या फिर एक गैजेटेड ऑफिसर और एक बैंक ऑफिसर से। आप एक गैजेटेड ऑफिसर में सीएमओ से करा सकते हैं यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर। और तीसरा आपका एक कोई भी एसबीआई का ऑफिसर है या फील्ड ऑफिसर हो चाहे या फिर ब्रांच मैनेजर हो, आप उससे साइन करा के कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं है बेसिकली। आप इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि इस टाइप का फॉर्मेट है, आप इसी पे करना है। आप गूगल से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और वहाँ से उस पर वेरीफाई करा के ऑफिशियल का स्टैम्प और सिग्नेचर करा के उसको दे सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतना झंझट नहीं है। सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप, यदि आप हैंडीकैप कैटेगरी से भरे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, यदि एसटी एससी या ओबीसी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट। यदि ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। और 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स चाहिए आपको। इसके अलावा हाँ, योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन इन ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्टरी मेडिकल रिपोर्ट। इसमें आपका क्या होगा कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जैसे कि आप यदि किसी और स्टेट से अप्लाई किए हैं तो जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपका एक टेस्ट लेते हैं कि उस रीजन का आपको लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं। तो यदि आपके 10th या 12th के मार्कशीट में वो लैंग्वेज मेंशन है कि हाँ आपने ये लैंग्वेज इस रीजन का पढ़ा है तो आपको फिर एलपीटी का जरूरत नहीं होगा, ये टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके 10th और 12th में नहीं है और दूसरे रीजन से भी अप्लाई किए हैं तब आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा है मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, मेडिकल आपको कहीं से भी नहीं करा के ले जाना है। मेडिकल के लिए आपको एक ईमेल अलग से आता है जिसपे कि एक स्पेसिफाई मेडिकल ऑफिसर मेंशन किया जाता है। आपको मेडिकल ऑफिसर का डिटेल दिया रहेगा उस ईमेल पे, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपको बताएंगे कि हाँ इस क्लिनिक से आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह कराना है। हालांकि ईमेल में लिखा है कि आप डीवी के दिन ही मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिकल इतनी जल्दी नहीं हो जाता, उसको काफ़ी टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। तो आपको जैसे ही ईमेल रिसीव होगा मेडिकल के लिए तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लीजिएगा मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको लेते जाइएगा
ताकि आपको फिर कोई दिक्कत झेलना ना पड़े उस टाइम। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में आपका आई टेस्ट भी होता है, तो वो भी सब मेंशन किया रहेगा, उसमें आपको नहीं टेंशन लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको बायोडाटा फॉर्म चाहिए। बायोडाटा फॉर्म आपको ये एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं वहीं पे एक्टिव हो जाता है बायोडाटा फॉर्म का लिंक। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप कर सकते हैं। बायोडाटा फॉर्म को जब आप भरेंगे ना, तो उसमें एक कॉलम मिलेगा आपको रेफरी का, उसमें आपको 2 रेफरी के नाम डालने होते हैं। ध्यान रखिएगा वो रेफरी आपके कोई रिलेटिव ना हो, यानी ब्लड रिलेशन में ना आते हो। आप उसको चाहे तो आप अपने किसी जान पहचान के टीचर्स को दे सकते हैं, या फिर अपने दोस्त के पेरेंट्स का नाम दे सकते हैं, या फिर अपने नेबर का भी नाम दे सकते हैं, मतलब जिस पे आपको ट्रस्ट हो। और प्रॉपर एड्रेस के साथ, ये ध्यान रखिएगा एड्रेस का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके रेफरी के घर 2 लेटर भेजते हैं, आपका कंफर्मेशन करने के लिए। आपके रेफरी उस पे साइन करेंगे और फिर से बाय पोस्ट बैंक ऑफिशियल्स को भेजेंगे। याद रखिएगा उनके एड्रेस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से पोस्ट के थ्रू बैंक ऑफिशियल्स के पास भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं तो कंफर्मेशन में आपको दिक्कत हो सकता है इसका। उसके बाद करते हैं डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट का। यदि आपके पास कोई टाइमली डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया है, लाइक आप स्कूल से उसको नहीं ले पाए हैं या फिर कॉलेज से नहीं ले पाए हैं, तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको जमा कर सकते हैं, वो भी वैलिड होता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं अपना 12th का पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं लिया था, तो वहाँ पे वो हमसे मांगे तो मैं नहीं लाया था, तो मैंने डिजी लॉकर से उसका प्रिंट आउट निकलवा करके उनको सबमिट कर दिया, और डिजी लॉकर पे ही स्कैन करके दिखा दिया, तो वेरीफाई हो गया। तो डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट वैलिड है, इसका कोई टेंशन नहीं है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप जैसे ओबीसी कास्ट अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी नहीं ले जा पाए हैं, तो आप उसके जगह एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मैं हाँ इतने टाइम तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, आपको वो सफिशिएंट टाइम दे देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने मिस कर दिया, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बस जो मेजर चीज़ है उसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर लें कि हाँ, अब डॉक्यूमेंट अब हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है। अब डीवी होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा ईमेल पे फिर से। ध्यान रखिएगा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। मेरा तो था कि डीवी होने के बाद 4 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। ज्वाइनिंग लेटर में आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ विजिट करना है, वहीं पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जब भी ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे अपना ड्रेस कोड फॉर्मल रखिएगा, यानी शर्ट पैंट शू सब कुछ फॉर्मल ड्रेस रहना चाहिए प्रॉपर एकदम। ये सब आपको ईमेल में बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया रहेगा। वहाँ पे फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। याद रखिएगा ज्वाइनिंग लेटर के टाइम एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आपने कुछ मिस कर दिया है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं ले गए हैं, तो उसको ज्वाइनिंग लेटर के टाइम जरूर लेते जाइएगा। वहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर देते वक्त आपसे कुछ प्रेफरेंस फॉर्म भरवाए जाते हैं। प्रेफरेंस फॉर्म में आपसे आपका कुछ लोकेशन पूछा जाता है कि हाँ आपको किस पर्टिकुलर रीजन में आपको चाहिए। हालांकि ये बस एक प्रेफरेंस के तौर पे है, वो देते हैं अपने मन से ही। इसमें क्या रहता है कि 6 मॉड्यूल ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस फॉर्म में 6 ऑप्शंस रहेंगे। ये बेसिकली जो मॉड्यूल रहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहते हैं। यूपी से आप भरेंगे तो आपको 6 मॉड्यूल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी कहते हैं। वहाँ से आपको ऑफर लेटर के यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉट करेंगे,
एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अलॉट करने के बाद फिर वहाँ से आपको एक रीजनल ऑफिस अलॉट किया जाएगा। फिर आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनल ऑफिस से आपको ब्रांच एलोकेट किया जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन ये भी उन लोग के हाथ में रहता है कि डायरेक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस एक साथ में दोनों आपको अलॉट कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, हमको एओ नहीं जाना पड़ा था। मेरा जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था हमको वहीं पे एओ ऑफिस और आरबीओ दोनों एक ही जगह अलॉट कर दिया गया। उसके बाद मैं अपने आरबीओ गया और वहाँ से ब्रांच का एलोकेशन हुआ। हाँ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ रहता है। आपका प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहता है, यानी 6 मंथ तक आपको एक प्रोबेशन के तौर पे काम करना रहता है। कन्फर्मेशन आपका नहीं हुआ रहता है। 6 महीने के बाद आपका कन्फर्मेशन होता है। इसका रिजाइनेशन का प्रोसेस है कि यदि आप प्रोबेशन टाइम में रिजाइन करते हैं तो आपको 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ आप रिजाइन करना चाहते हैं। यदि आपको इंस्टेंट रिजाइनेशन चाहिए तो फिर आपको 14 दिन का पे करना रहता है। बस इसमें यही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप एक बार यदि एसबीआई क्लर्क से लेफ्ट कर देते हैं तो फिर दोबारा आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें, भले ही आप दोबारा फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, दोबारा एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें। तो बस यही चीज़ है। बाकी आप ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को डीवी के